50 साल पहले भी हम लोग हिंदी फिल्मों में एक गाना हुआ करता था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, और उसी तरीके से रोजगार और रोजगारी को लेकर के गाने हुआ करते थे। तो क्या सचमुच 50 साल में कुछ बदला नहीं है, या बदला है तो हमें पता नहीं लग पा रहा है। अब भारतीय शिक्षा नीति को लेकर के भी यही त्रासदी है। 50 साल या 70 साल से कहिए आप उसको, कि उसमें बहुत सारा बदलाव नहीं दिखता है, या दिखता भी, जो हुआ भी होगा वो पता नहीं लगने पाता है। कोई इसे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति बता देता है या शिक्षा व्यवस्था बता देता है, कोई रशियन शिक्षा व्यवस्था बता देता है। और इतना सब कुछ होते हुए, इतनी पढ़ाई, इतने आईआईटी, इतने मेडिकल, इतने हायर एजुकेशन, और बच्चों के लिए न जाने क्या क्या हुआ, आरटीई हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन जो एक मौलिक बदलाव शिक्षा नीति में देखा जाना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। और एक बदलाव कभी मेरे ख्याल से 84-85 में हुआ था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए और नरसिंह राव साहब जो थे उस समय के शिक्षा मंत्री थे। तब तक शिक्षा मंत्री ही होता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये शिक्षा मंत्री शब्द अच्छा नहीं है, तो इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर देते हैं, और फिर उसके बाद में एचआरडी डिपार्टमेंट बन गया। बहुत सारे लोगों ने तभी उसका विरोध किया था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया चलाई गई। आप ही सोचिए, तमाम विरोधों के बाद भी 35 साल पूरे लग गए एचआरडी डिपार्टमेंट को फिर शिक्षा मंत्रालय करने में। लेकिन अभी एक सवाल है कि शिक्षा मंत्रालय करने से ही क्या नाम बदलने से कुछ हो जाएगा, या सचमुच कोई ऐसा बदलाव होगा जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद तो हम शायद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस बदलाव में सिर्फ नाम भी नहीं बदला, कहीं नीयत भी बदलती नजर आ रही है। और जो मसविदा है अभी क्योंकि ड्राफ्ट के लेवल पर है, मसविदा के लेवल पर है, तो उसमें जीडीपी, जो एजुकेशन को लेकर के जीडीपी होती थी, जो 4.3 के आसपास होती थी, उसको 6% करने का दावा है। मेरा विश्वास जो है इसी से थोड़ा सा बढ़ता है कि हाँ, आगे इस पे कुछ बदलाव हो सकते हैं। और खास तौर से उसको भी लेकर के हो सकता है कि मैं अक्सर देखा करता था अपने पढ़ने के जमाने से लेकर के अपने बच्चे के पढ़ने के जमाने तक, और फिर और उनके भी छोटे भाई बहनों के को देखते हुए, कि लगता था, पता लगता था कि साहब वो एक धुन, एक होड़ होती थी, या तो इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेना है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना है। उसके अलावा आर्ट स्ट्रीम वगैरह वगैरह हुआ करती थी और होती भी है, लेकिन लोगों की रुचि के हिसाब से कोई संभावनाएं 1+2 के बाद में नहीं रहती थी। अब इस मसौदे में है, और जो बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, इसे नाम दिया गया है शिक्षा नीति का, जो नया मसौदा है 5+3+3+4 का। इसको समझेंगे हम, और इन सब चीजों को समझाने के लिए हमारे पास इस समय बहुत ही वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। आप ऑल इंडिया जो आईआईडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है अहमदाबाद, उसके वरिष्ठ फैकल्टी हैं, और प्रोफेसर तो हैं ही आप, साथ साथ आप बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। देश दुनिया में आप जो है अपने वक्तव्य देने जाते रहे हैं, और साथ ही साथ कॉलम्स लिखते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते रहे हैं, और जिस मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षण की आधारशिला की बात की जा रही है, उसमें बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिहिर बोले साहब का। बहुत बहुत स्वागत है मिहिर बोले जी आपका नवोदय राइज पंजाब केसरी में। आपने बात करने के लिए समय निकाला। तो इस शिक्षा नीति को हम किस तरीके से देखना चाहेंगे, दुनिया किस नजर देखने जाएगी, और सचमुच क्या कोई बदलाव की उम्मीद है, या सिर्फ नाम ही बदल रहा है? नमस्कार आकू जी, आपको और आपके दर्शकों को। और एक बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में भूमिका के साथ आपने इस परिचर्चा की शुरुआत की है। बहुत सारे बिंदुओं को आपने छूने की कोशिश की है कि मैकाले से लेकर के और
हमारी क्या जिम्मेदारियां रही, हम कहाँ उसमें फेल करते गए। और एक एक परंपरा सी भी जैसी है दुनिया में, हर जगह हमारे यहाँ भी है, कि जब हम किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं तो एक स्केप गोट निकालते हैं और उसके मत्थे सारी चीज़ों को थोप देते हैं। अब मैकाउले ने जब जिस जमाने में जो किया होगा वो किया होगा, वो बात बदल गई। बार बार पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, आगे क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, पर हमारी ये फितरत है कि हम मैकाउले के बिना शिक्षा की बात ही नहीं करते हिंदुस्तान में तो अब उससे थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि उसी दिशा में 2020 का जो ये साल है, ये एक मेरी समझ से एक मील का पत्थर साबित इसलिए होना चाहिए कि देखिए, करीब 3 दशकों के बाद, 34 ईयर्स, 34 साल तकरीबन हो गए, 3 दशकों के बाद शिक्षा जैसी नीति में परिवर्तन लाने की, उसको, उसके फंडामेंटल्स को बहुत कुछ हद तक चेंज करके, और आज के समय की जो ज़रूरत है, जिस तरफ दिशा जा रही है, शोध की दिशा जिधर जा रही है, शिक्षण की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो जो जा रही है, जो टीचिंग के टेक्निक्स थे वो सारी चीज़ें जा रही हैं, आपके जो विषय हैं ज्ञान के, ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं पिछले 3-4 दशकों में। और हम नहीं बदले, हम तो बहुत धीमे रफ्तार से चल रहे हैं। एक दो बातें और भी मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के भी हमारे हिंदुस्तान में सिलेबस को देखें, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस भी जल्दी रिवाइज नहीं होते, कई कई दशकों तक रिवाइज नहीं होते, और उस पर इतनी बहस चलती है, इतनी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती है कि फिर लोग उसमें कुछ करना नहीं चाहते। अब एक बात जो बड़े काम की है कि जिस जमाने में ये क्लासरूम टीचिंग, जो ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते थे कि स्कूल बनाइए, आप भवन बनाइए, कॉलेज बनाइए, उसके भवन बनाइए, ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर खड़े कीजिए, और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता था जो टीचर्स होते थे स्कूल के या कॉलेज के प्रोफेसर्स होते थे, उन पे इन्वेस्ट कीजिए और उनके माध्यम से पढ़ाई कीजिए। वो जमाना, और आज बायजू का जमाना, और आज बायजू के बहाने आपने ये एक ऑनलाइन लर्निंग, तमाम ऐप्स आ गए हैं, ऐप के माध्यम से आप सिखाना शुरू कर रहे हैं, तो उसमें तकनीक भी बदल गई है, कंटेंट भी काफी कुछ चेंज हो गया। तो ये परिवर्तन जो समाज में हुआ, इसके साथ तो ये बहुत जरूरी था कि हमको नई दिशा की तरफ पहलकदमी करनी थी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि हम अगर बातचीत जमीनी स्तर से शुरू करें, हम लोग अक्सर होता क्या था कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, मतलब मैंने और आपने तो शायद जब पढ़ाई की थी तो मेरी पढ़ाई में शायद 2000 रुपए टोटल खर्च हुए होंगे, अगर मैं जोड़ना चाहूँ। 10 रुपए महीने फीस पड़ती थी, तो 12 तक 120 रुपया हुआ। 4 क्लास हमने और एमए वगैरह में कर लिए, तो उसमें थोड़ा सा फीस शायद छमाही पड़ती थी उस दौर में, और उस छमाही फीस में 172 रुपए मुझे याद है पूरा एग्जैक्ट अमाउंट वो पड़ता था। थोड़ा ठीक ठाक हो गए थे +2 में पढ़ने में, तो वो भी आधी माफ हो गई थी। तो कुल मिला के हमारे पिताजी के बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हुए थे, 2000 रुपए हुए थे। और तो और मेरे बेटे के में भी बहुत ज्यादा जो उसने इंजीनियरिंग की और बहुत सारा किया, उसमें बहुत ज्यादा चल। लेकिन आज बच्चों की फीस जो है जितनी बड़ी और जाती है, तो मेरी तो सुन के जान निकल जाती है कि अच्छी खासी तनख्वाह उसमें लोगों की, जो एक मध्य वर्ग का, उसमें निकल जाती है। और उस पे बच्चे पे दबाव कि नहीं, अपनी माँ बोली में मत बोलो, और बोलो तो किसमें बोलो, अंग्रेजी में बोलो। अम्मा को घर में अंग्रेजी आती हो ना आती हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो। वहां का माहौल, क्लासरूम का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है, घर का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। और अब जो एक नया बदलाव सुनने को आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ सुनने में आ रहा है, कि वो कोशिश की जाए कि माँ बोली से काम शुरू किया जाए, मातृभाषा से शुरू किया जाए। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, और क्या इसको स्वीकार समाज करेगा? मुझे तो ये भी डर लगता है कि समाज भी उसको कितना स्वीकार करने जा रहा है, क्योंकि वो अंग्रेजी का जो भूत है वो कितना आगे बढ़कर चलेगा। कम से कम 5वीं तक के लिए तो ये कहा ही गया। हमारे जमाने में नहीं होता था, हमने 5वीं तक हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। ये एक बड़ा रोचक प्रश्न है, और इसके कई सारे पहलू हैं, आयाम है। मैं इस बात को मानता हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि अगर भारत की जो पूरी डेमोग्राफी है उसको देखने जाएं, तो स्कूल तो सिर्फ शहरों में नहीं है, बड़े बड़े स्कूल नहीं है, छोटे छोटे स्कूल भी हैं, गाँवों में भी हैं। और सर्व शिक्षा नीति के अंतर्गत वो तो आपको हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। और उस स्तर पे जब शिक्षा की बात होती है, तो निश्चित रूप से
उसका एक्सपोजर टू फॉरेन लैंग्वेजेस उतना ज़्यादा नहीं है जिसमें इंग्लिश की मूल रूप से हम बात करते हैं, तो उसके लिए तो एक समस्या है। और मुझे लगता है कि शायद सरकार ने इस तरफ जो ध्यान दिया है कि उसको बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए यथासंभव, मुझे लगता है ये इसके साथ एक शब्द लगाना चाहिए, यथासंभव। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे डिसएग्रीमेंट मेरा है, या मेरे मेरे विचार थोड़े से मुख्तलिफ हैं इसके बारे में। मुझे ये लगता है कि एक कालक्रम के दौरान अंग्रेजी भी बहुत हद तक भारत की एक भारतीय भाषा के रूप में ही हो गई है, और हमारा हमारी एक स्ट्रेंथ भी है इंग्लिश, जिसने हमने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बना करके दुनिया के साथ जोड़ने में भी बड़ी मदद की है, और जिसकी वजह से आज भारत के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं और जो भी साइंटिस्ट हैं, तमाम जो इस किस्म के लोग हैं पूरी दुनिया में आज छाए दिख रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अंग्रेजी बोलने वाले देश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये झगड़ा, मुझे लगता है कि इसको विवाद का रूप हम ना दें, हम इसको बहुत एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें कि मातृभाषा में दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी स्वीकार इसलिए करना जरूरी है क्योंकि वो कनेक्ट करता है बच्चों को दुनिया के साथ। तो हमको देश के साथ भी जुड़ना है, अपनी परंपराओं और संस्कृति के साथ भी जुड़ना है, अपनी मातृभाषा भी सीखनी है, उसको भी समृद्ध करना है और दुनिया के साथ भी कनेक्ट करना है। इसके बीच में एक बड़ी फाइन लाइन है, इसको हमको कनेक्ट करने की जरूरत है, इसमें विवाद खड़ा करने की जरूरत है कि इंग्लिश वर्सेस या हिंदी वर्सेस या तमिल वर्सेस, ये मुझे लगता है कि ये सही अप्रोच नहीं होगा। इस पे सारे शिक्षाविदों को और इवन अभिभावकों को भी देखने की जरूरत है। हाँ, आपने जो एक बात कही उस पे मैं आना चाहूंगा वापस, कि देखिए दरअसल हुआ यूं कि आपने जो माताओं के बारे में बताया कि कई सारी माताएं नहीं बोल पाती, पिता भी नहीं बोल पाते हैं अंग्रेजी, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि हमने जब अंग्रेजी को एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, कॉन्वेंट्स, पहले कॉन्वेंट की परंपरा थी, अब कॉन्वेंट हटके से ज्यादा पब्लिक स्कूल्स की परंपरा आ गई है, पब्लिक स्कूल्स ने कॉन्वेंट्स को पूरा कैप्चर कर लिया है, तो अब वो एक नया सिस्टम खड़ा हुआ है हमारे यहाँ। उसके अंतर्गत जरूरत ये थी कि आप भाषा सिखाते, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से संस्कृति सिखाने लगे हम, तो वहां दिक्कत हो गई कि बच्चा अपनी संस्कृति से कटना शुरू हो गया। उसने प्रेमचंद को पढ़ना बंद कर दिया और अंग्रेजी की हैरी पॉटर्स पढ़ना शुरू कर दिया उसने। तो ये मुद्दा है मूल रूप से, इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम भाषा सिखाएं, संस्कृति बाद में सीख लेगा बच्चा, और भाषा और संस्कृति के बीच में ये विवाद या ऐसी परिस्थिति हम न खड़ा करें। एक मैं मान लेता हूं कि दोनों चीजें साथ सिखाई जाए बच्चे को, क्योंकि परिपक्व जब बच्चा होता है तो सीखने की क्षमता ज्यादा होती है और वो हो सकता है, लेकिन उसे हिंदी से या मातृभाषा से दूर रखना शायद गलत है। और अगर वो बिल्कुल मैं मानता हूं उसको, और इसमें है अब सवाल जो 5+3+3+, क्योंकि अब उसके बाद, अब तो शायद 8वीं के बाद या 8वीं से पहले ही बच्चे पर दबाव शुरू हो जाता है, और दबाव के साथ माँ बाप के ऊपर भी उलझन शुरू हो जाती है कि बच्चा करेगा क्या, क्या करेगा, करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से हर परिवार में जो मिडिल एज ग्रुप के लोग हैं वहां पर उनके यहाँ शिकायतें मिलने शुरू हो जाती हैं, और एक बड़ी दुविधा और उसमें ये लोग जीते हैं। अब जब ऐसा हो गया है, और खासतौर से +2 आते आते, यानी कि 11th में फर्स्ट ईयर में आएंगे मैट्रिक करने के बाद में, तो एक ऑप्शन है कि आप, जो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है, कि आप पहले हम लोगों क्या होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लीजिए, तो डॉक्टर बनना है तो बायो में चले जाइए, बाकी आपको करना है इधर आ जाए। और कुछ लोग जो है आर्ट में, तो जो जैसे वो असरानी का एक डायलॉग था ना, कुछ लोग मेरे बाएं आ जाए, कुछ दाएं आ जाए, बाकी मेरे पीछे आ जाए, तो वो वाली स्थिति एजुकेशन में बन गई थी। लेकिन अब अगर मुझे, मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट गिटार में है, अगर मेरा इंटरेस्ट फिजिकल एजुकेशन में है, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में फिजिकल एजुकेशन क्यों नहीं ले सकता हूं, या मैं गिटार क्यों नहीं सीख सकता हूं, और क्यों नहीं मेरे गिटार को भी उसी गणित के बराबर की मान्यता दी जाती है। ये एक शायद बहुत बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जो अगर बहुत ठीक से किया जाए तो एक इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। आपका क्या मानना? मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं, और ये जो शिक्षा नीति जिस ढंग से रखी गई है उसमें भी इस
इस बात पे काफ़ी मतलब इस पे एक सोच आई है कि आप बच्चों के सामने एक ऑप्शंस रखें कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। अगर मैं अपना ही एक उदाहरण लेके कहना चाहूँ, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को भी देखना चाहता है, उसका एक आईना होता है। तो मैं भी साइंस मैट्रिकुलेशन तक साइंस का स्टूडेंट था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ता था। मैथमेटिक्स बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए फिजिक्स में तकलीफ होती थी। तो अगर हमारे समय ये ऑप्शन होता कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरी बहुत बढ़िया थी, बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर लाता था, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे लाता था। तो अगर हमारे समय ये समस्या होती कि मैं फिजिक्स या तो थोड़ी आसान फिजिक्स पढ़ता या फिजिक्स के बदले कोई दूसरा विषय पढ़ता, तो शायद मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे होते। तो ये ऑप्शन पहली बार सरकार ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखने जाएं तो स्कूलों के यही मॉडल्स हैं, यूएस में और दूसरी जगहों पे भी, कि आपके सामने इलेक्टिव्स की तरह कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और आप अपने मनपसंद इलेक्टिव्स उसमें से चुन लेते हैं। तो ये तो रही बात आपके शिक्षा की और शिक्षा के आधार पर डिग्री मिलने की। लेकिन एक एक समस्या जो मुझे इसमें थोड़ी दिखती है, शायद आने वाले दिनों में इस पे और विचार होगा तो कुछ बातें बेहतर निकलेंगी, कि और पहले के दौर में जो चीज़ थी उसमें था कि स्पेशलाइजेशन शुरू से एक हो जाता था कि अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो साइंस के सारे विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, आर्ट्स के सारे विषयों को अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, कॉमर्स के पढ़ रहा है। अब इस किस्म के ऑप्शंस की एक समस्या जो मैं देखता हूं, जो हो सकती है, ना भी हो सकती है, वो ये होगी कि बच्चा आखिरकार उसका पूरा शैक्षणिक विकास किस दिशा में होगा, क्योंकि कल को उसको नौकरी भी करनी है। और शिक्षा को अगर आज भी सब कुछ कहते हुए शिक्षा सिर्फ शिक्षा मात्र के लिए नहीं, शिक्षा नौकरी का एक साधन भी है। तो किस तरीके से बच्चों को आप ओरिएंट करेंगे, इसमें मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, ताकि बच्चे अपने अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकें, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स मिल करके उसको एक दिशा दें, उसको उसके लिए फर्दर कंफ्यूजन न क्रिएट कर दें कि तुमने थोड़ी सी म्यूजिक भी सीख ली, थोड़ा स्पोर्ट्स भी सीख लिया, थोड़ा मैथमेटिक्स भी सीख लिया, थोड़ी इंग्लिश भी सीख ली, पर मिला के क्या। नहीं, क्योंकि जो ये एम्प्लॉयर के समय में जब बात आएगी, एम्प्लॉयमेंट के समय, तो शायद इन सब चीजों पे हमको फिर से थोड़ा और गहराई में सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ ये सुविधा जो है आपको एक सब्जेक्ट के लिए हो रही है और एक विषय के साथ में ज्यादा मुझे लगता है कि हो रहा है। बाकी आपको थीम तो कहीं तय करना ही पड़ेगा। जैसे आजकल क्या है, आजकल क्या है कि आपने इंजीनियरिंग की और अगर आईआईटी से कर लिया तो बहुत अच्छा किया, फिर उस आपने एमबीए कर लिया, या फिर आप ऑल इंडिया सर्विसेज की तलाश में आ गए और वहां पर उस इंजीनियर के जो स्कोरिंग तरीका है उसकी वजह से आप वहां प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है। तो अब उसी तरीके से धीरे धीरे तरीके होंगे, निकलेंगे जिसमें, लेकिन अब सवाल ये है कि इस कदम के बाद में जब हायर एजुकेशन में बड़ा बदलाव बताया जा रहा है कि होगा, खासतौर से एग्जिट और एंट्री की सुविधा जो दी गई है। +2 के बाद आपका ग्रेजुएशन 4 साल का, जैसा कि मैंने सुना है, और फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में और फिर एमफिल वगैरह वगैरह में एक अलग तरीके की बातचीत की गई। लेकिन क्या ये एग्जिट एंट्री का जो दौर होगा कि अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं और 2 साल कर लिया, फिर अगर आप तीसरे साल में लगा कि नहीं ये मतलब हमारा बनेगा नहीं, और हम शायद किसी हालात की वजह से, तो पहले तो लोगों के खराब होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। तो क्या ये व्यवस्था कैसी रहेगी, इससे कितना फायदा नुकसान होगा? आकू जी, मैं आपकी अनुमति से थोड़ी कुछ और बातों के साथ इसको जोड़ करके रखना चाहूंगा। मैं खुद एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोफेसर हूँ, शिक्षक हूँ, और शिक्षा को हमने एक बहुआयामी स्तर पे देखा है। खुद हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जो खास करके पीजी लेवल पे जो बच्चे आते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। वो कोई टेक्नोलॉजी से आता है, कोई आर्किटेक्चर, कोई फैशन टेक्नोलॉजी, कोई ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, अलग अलग विषय पढ़ना चाहते हैं वो, और बिल्कुल नए विषयों में फिर वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये आज के समय में बच्चों के अंदर एक जज्बा भी है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करें और कुछ नई चीज़ सीखें, तो ये इसको एक तरफ रखें। एक पहलू ये है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इंटरडिसिप्लिनरिटी और मल्टीडिसिप्लिनरिटी की जो हम बात कर रहे हैं, जो इस शिक्षा नीति में बहुत ज़्यादा उसको रेखांकित किया गया, फोकस है उसके ऊपर, और उसमें कहा गया है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे बहुत। तो हम तो खुद चूंकि पिछले 20 सालों से 25 सालों से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ,
2 डिकेड से ज़्यादा हो गए। तो जिस तरीके से हमने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन को देखा है, इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये बच्चों को एक बहुत बड़े आयाम में शिक्षा को समझने की सलाहियत देता है, वहाँ पे वो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि जो एंट्री पॉइंट होती है हमारे इंस्टीट्यूशंस की, खास करके जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग है, मुझे लगता है जैसे जैसे इस पे डिस्कशन होगा, ये डिबेट्स होंगे और चीज़ें बाहर निकलेंगी। उदाहरण के लिए मैं आईआईएम की बात करता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट के जितने कोर्सेज हैं। अब मैनेजमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन, उसमें जो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, यानी कि आईआईटी और इंजीनियरिंग पढ़ के जो बच्चे आते हैं, उनके लिए बड़ी सहूलियत होती है, बड़ी आसानी से उनको उसमें दाखिला मिल जाता है, कम्पीट कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, बजाय उसके उन बच्चों के जो कि हिस्ट्री में टॉप करके आते हैं, या सोशियोलॉजी और फिलॉसफी और बायोलॉजी और सोशल साइंसेस के दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने एंट्री पॉइंट पे भी थोड़ी सी एक रिजिडिटी बना के रखी है कि हमको ये विषय पढ़ाना है तो सिर्फ इसी स्किल सेट के जो बच्चे आएंगे उन्हीं को हम तरजीह देंगे, बाकी को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें, इन सारी ये जो नई शिक्षा नीति जब इम्प्लीमेंट होगी, तो मुझे लगता है कि हर स्तर पे बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी और करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फेल करेगी या उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। अब आपने मल्टीपल एंट्री एग्जिट की जो बात की, ये वास्तव में एक बहुत मैं तो इसको एक बहुत कहूँगा कि एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है और बड़ा क्रांतिकारी कदम है। वो इसलिए कि कई कारणों से, या तो बच्चे आज के दौर में जो बच्चे जिस किस्म के हैं वो हमारे दौर के नहीं है, ये तो आपने भी देखा होगा। बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कुछ साल पढ़ के वो फील्ड में काम करना चाहते हैं, इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कुछ नई, या फिर फाइनेंशियल कारणों से भी वो कुछ साल नौकरी में जाना चाहते हैं। तो उनकी जो 2 साल 1.5 साल की जो पढ़ाई होती थी वो बर्बाद हो जाती थी, फिर से बेचारे को वापस आना पड़ता था। तो इसके बारे में जो सरकार ने सोचा है शिक्षा नीति में, तो बहुत बढ़िया कदम है, इसकी तो जितनी सराहना की जाए कम है। पर इसके साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं पे हमको आज के समय में जो बच्चे ज़्यादातर चाहते ये हैं कि उनको नौकरी करने के पहले, और चूंकि वो नौकरी में जब जाते हैं तो उनके लिए वर्क एक्सपीरियंस का डिमांड हो जाता है कड़ा। अब जो बच्चा सीधा यूनिवर्सिटी से निकल रहा है शिक्षा प्राप्त करके, वर्क एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। इस शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं सरकार को एक इंटर्नशिप का भी प्रावधान रखना चाहिए, ताकि बच्चे निकलें और सरकारी संस्थानों में, या बहुत सारे हमारे गैर सरकारी संस्थान हैं, वहाँ एटलीस्ट उनके साथ उनको इंटर्नशिप की सुविधा दी जाए, जो स्ट्रगल उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़े। तो वो अपने एजुकेशन को उसके साथ अलाइन करके, वो सोशल सेक्टर में हो सकता है, वो हेल्थ केयर के फील्ड में हो सकता है, वो अर्बनाइजेशन के फील्ड में हो सकता है, बड़ी गुंजाइश है उसकी। मुझे लगता है शायद इसके बारे में इस शिक्षा नीति में थोड़ी चर्चा करनी जरूरी थी, करनी चाहिए। आप जब बात कर रहे थे तभी मुझे एक उदाहरण ध्यान में आया। सुशांत सिंह राजपूत आजकल बड़े चर्चित हैं। वो इंजीनियरिंग कर रहे थे दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से, और फिर 2 साल बाद शायद उन्होंने छोड़ करके वो डांस और फिल्मी दुनिया में चले गए थे। मेहर जी, इस एजुकेशन पॉलिसी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बहुत सारी बात हो रही है, और आप भी इसी सिस्टम से 20-25 सालों से, जैसा जितना मैं जानता हूं, आप जुड़े हुए हैं। आखिर है क्या और कितना फायदा पहुंचाएगी? क्योंकि ये इस पे बात एक लिखा जरूर गया है कहीं पर, लेकिन इसमें बहुत बातचीत नहीं हो रही है, तो आप उसको डिटेल में थोड़ा समझाएंगे। देखिए, एक लंबा अनुभव मेरा भी रहा मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी एजुकेशन के साथ जुड़े रहने का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ पिछले 25 सालों से ऊपर से, उसको हम लोग एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, जहाँ इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ाई होती है, उसके एक संस्थान के तौर पर जाना जाता है। अब रही बात कि मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी है क्या, तो वास्तव में अगर आप एजुकेशन की फिलॉसफी को देखें तो वो तो अपने आप में एक टोटलिटी है, एक पूरी समग्रता है। हम अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग विषय बनाते हैं ताकि हम अलग अलग चीज़ों को गहराई में जाके सीख सकें। लेकिन ज्ञान का जहाँ तक सवाल है, तो ज्ञान तो एक टोटलिटी है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का जो फायदा ये है कि ये नॉलेज को एक समग्रता में, ज्ञान को एक समग्रता में सीखने की और सिखाने की जो है गुंजाइश, एक व्यवस्था देता है आपको।
एक परिस्थिति पैदा करता है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट जो है कई सारे विषयों में हो सकते हैं। अब चूंकि ये समाज ने ऐसा बना दिया कि भाई अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस का मतलब सिर्फ यही, साइंस का मतलब सिर्फ फिजिकल साइंस है या बायोलॉजिकल साइंस है या केमिस्ट्री या दूसरे सारे टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम तो सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस सोसाइटी से भी रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसको भी हम साइंस की का ही दर्जा देते हैं, इसलिए सोशल साइंस कहते हैं। तो हो सकता है कि अब मैं एक उदाहरण देके इस बात को अगर बताना चाहूँ कि एक बच्चा जो कि फर्ज कर लीजिए कि मेडिकल साइंस में काम करना चाहता है और आज के दौर के एक समस्या को लेके जो पैंडेमिक की हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ काम करना चाहता है, तो उसको सिर्फ मेडिकल के ज्ञान की ही जरूरत नहीं होगी बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा कि अगर ये संक्रमण होता है तो क्यों होता है, किस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अंदर में ज्यादा, और उस पर रिसर्च हो रहा है, बाजाप्ता काम हो रहा है। तो इस किस्म के जो काम हो रहे हैं ये सारे के सारे मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी काम। अगर हम किसी सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, किसी समस्या, खास करके जो कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं, जटिल समस्याएं होती हैं, उनके निदान की तरफ हम जाना चाहते हैं और उसके लिए शिक्षित करना चाहते हैं हमारे समाज में जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो वो तो बिना मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी माहौल के हो ही नहीं सकता। वरना आप सिर्फ एक सब्जेक्ट सीख के, एक विषय सीख के उसके माहिर हो जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस को आप नहीं समझते हैं। तो जहां ज्ञान के एप्लीकेशन का सवाल है वहां पे मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने इसको फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया है और लाने की बात कर रही है सरकार। अब जैसे फैकल्टीज है, पहले आर्ट, साइंस, साइकोलॉजी, फला धमाका, बहुत सारे, हमारे जमाने में कुछ और होती थी, बाद में कुछ और चेंज हो गया, ह्यूमैनिटी बाद में आया, पहले आर्ट आता था उसमें। तो अब वो अगर एक क्या, अब वो अलग अलग नहीं रहेंगी, वो एक हो जाएंगी, एक ये एक बड़ा होगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या इनके एक होने से टीचर्स की ट्रेनिंग का सवाल होगा, टीचर्स कितना ट्रेन है या होने की व्यवस्था की गई है, क्या आधार बनाया गया है सब चीज। देखिए, मैं आपके प्रश्न के अंतिम भाग पे पहले आना चाहूंगा। ये जो टीचर्स ट्रेनिंग की जो आपने बात की, सही मायने में यदि आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब है ना, नहीं। द आंसर इज नो। क्योंकि हमने अभी तक अपने यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में बहुत कम ऐसे टीचर्स पैदा किए हैं या उनको या प्रेरित किया, पैदा नहीं प्रेरित किया है, जो कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ा सके। अब आज के समय में आप देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों में, ये 5-10 सालों में लिबरल आर्ट्स और मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स की ये अचानक एक फैशन में आ गया है, हर जगह उसकी बात होने लगी है। कई सारे इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज खड़ी हो रही हैं जो लिबरल आर्ट्स की बात कर रही हैं, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ाई की बात हो रही है। लेकिन सही मायने में हमारे शिक्षक, बहुत कम शिक्षक हैं जो इसके लिए अभी तैयार हैं। ये एक अलग, इस पर हम लोग कभी विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे कि मतलब क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी का और मल्टीडिसिप्लिनरी का, ये एक अलग बहस का विषय है। पर सच्चाई ये है कि अभी हमारे पास टीचर्स उसके लिए तैयार नहीं है। तो टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ा सकें, स्कूल से लेके और कॉलेज से लेके शोध के स्तर तक। क्योंकि बाउंड्रीज जो होती हैं शिक्षा की, ज्ञान की, वो ओवरलैपिंग होती है और प्रश्न हमारे बड़े जटिल होते जा रहे हैं। हमारे कोई प्रश्न सिर्फ सांस्कृतिक प्रश्न नहीं है, संस्कृति का संबंध टेक्नोलॉजी से हो गया है। अगर उदाहरण देख के आप देखें तो टिकटॉक एक टेक्नोलॉजी है और टिकटॉक एक तकनीक भी है। स्काइप एक टेक्नोलॉजी है और स्काइप एक तकनीक भी है। तो ये जो बाउंड्रीज इस किस्म से आपस में मिल रही हैं, उनको समझने के लिए जो नए इंसाइट की जरूरत है, वो 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन होगा वो उस दिशा में जा रहा है। यहाँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी बहुत जरूरी हो जाएगा। मैं इसको अगर 2 शब्दों में कहना चाहूँ तो शायद आप सहमत ना हो या हूं, मैं नहीं जानता, ये टीचर्स की नियत और नीति पर भी तो निर्भर करेगा। देखिए, सच्चाई तो ये है आकू जी की ज्यादातर हम में से जो शिक्षक हैं वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। अब मैं कुछ एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा कि चैलेंजेस कितने हैं। और वास्तव में एक टीचर के लिए तो मुझे याद है, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। रवि जे मथाई साहब थे, वो आईएम के पहले फाउंडिंग डायरेक्टर थे और उनका एक स्पीच मुझे कभी पढ़ने को मिला। तो उन्होंने शिक्षक को कहा था कि ये
एकेडमिक एंटरप्राइज जो है शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत है। शैक्षणिक उद्यमिता, उद्यमिता का मतलब पैसा कमाना नहीं, मतलब कि उस चैलेंज को आप टेकअप कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। मैं ये विषय नहीं जानता, मैं खुद डिजाइन का स्टूडेंट नहीं रहा, मेरी पूरी पढ़ाई ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज की है और मैं एक डिजाइन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूं जो डिजाइन से के साथ ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज को जोड़ता है। मेरे जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं, मैं अकेला नहीं हूं। तो ये जो चैलेंज लेने की जो आदत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और तब अलग अलग विषयों को पकड़ना और उसमें शोध करना, उसमें नई चीजों को निकालना और क्लासरूम में लेके जाना, जो 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है बिल्कुल उस तरफ है। क्योंकि 21st सेंचुरी का जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है वो टेक्स्ट बुक का एक्सपीरियंस नहीं है। वो समाज अपने आप में एक किताब है जिसमें एक तरफ टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जिसमें मशीन टू मशीन इंटरेक्शन की बात हो रही है, सारी चीजें बदल रही हैं और उसमें एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ, नए प्रयोग के साथ शिक्षक को क्लास में जाने की जरूरत है। तो ये एक चैलेंज है और टीचर्स को लेना पड़ेगा। आप जिस एनएसडी में पढ़ाते हैं वहां जाने का सौभाग्य शायद 0.0005% लोगों को मिलता होगा, ये आप उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमें ये चैलेंज जो है, ये नियत और नीति का चैलेंज जो है, वो टीचर्स को बहुत नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक लाना पड़ेगा। खैर, क्योंकि शिक्षा का मामला है, बहुत लंबी बहस होगी। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि जो शिक्षा नियामक संस्थाएं हैं, यूजीसी है, एआईटीसी है या मेडिकल बोर्ड है, इन सबको बना करके या शायद एक करने की बात हो रही, ताकि भ्रम नहीं हो, चीजें उच्च स्तर पर ठीक तरीके से चलें। इसको आप कैसा देखते हैं? मुझे लगता है शायद एक दो विषयों को उसमें से अलग रखा गया, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है लॉ उससे बाहर है और कोई एक और विषय है। बहरहाल देखिए, वास्तव में अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत सारे कंपार्टमेंट्स जो खड़े करते हैं हम, जिसको अंग्रेजी में साइलोज बोलते हैं, वो साइलोज बन जाते हैं, यानी कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, फिर एक दूसरे से बात होनी बंद हो जाती है। काम तो सारे शिक्षा के क्षेत्र में ही कर रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो उसको डिमोलिश करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जो एक ओवरऑल एक बड़ी संस्था बनाने का या उस किस्म की संस्था खड़ी करने का जो एक कॉन्सेप्ट खड़ा किया, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। देखना ये पड़ेगा कि हम कितनी मतलब शिद्दत के साथ उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक जरूरी चीज है। इसका फायदा ये होगा कि विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट शायद फॉर द फर्स्ट टाइम एक साथ एक बोर्ड पे इकट्ठे होके आए और एक दूसरे के साथ, जो हम कहते हैं कि तबादला ख्यालात करें, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज करें, एक दूसरे से सीखें और समझें कि जो ह्यूमैनिटीज की जो समस्याएं वो सोशल साइंस में कैसी हैं और सोशल साइंस की टेक्नोलॉजी में कैसी की समस्याएं कैसी हैं, और सबको मिला करके शिक्षा का एक बड़ा स्वरूप कैसे देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है, पर इसमें और गहराई में जाने की जरूरत है। ये बताइए, अगर ये एचआरडी रहता तो क्या फर्क पड़ता, शिक्षा मंत्रालय हो गया तो क्या फर्क पड़ता? क्या नाम बदलेगा या नाम ही बदलना है सिर्फ इसमें? देखिए, अब मैं तो ऐसे कहूंगा कि काम बदलने के लिए नाम भी तो बदलना पड़ेगा। अगर आप काम बदलना चाहते हैं तो शायद शुरुआत तो आपको नाम बदलने से करनी पड़ेगी, ताकि एक नई ऊर्जा आए और नई एक सोच, एक नई दिशा मिले। हाँ, निश्चित रूप से जोक सपाट, नाम बदलना तो सिर्फ उसका एक इसलिए जरूरी था कि एचआरडी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन के कई आयाम है, उसमें शिक्षा ही एक आयाम नहीं है, कई सारे आयाम होते हैं। तो लेकिन हम मूल रूप से जो काम कर रहे थे वो शिक्षा के ऊपर ही कर रहे थे, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति तो थी। अच्छा है कि सरकार ने उसको वापस रिस्टोर कर दिया और एजुकेशन को ही फोकस में ला दिया है कि भाई हम सिर्फ शिक्षा की बात करें और शिक्षा नीतियों की बात करें, और मानव संसाधन तो उसके इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन भी, बहुत सारी चीजों के माध्यम से आप उसको बदल सकते हैं। तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या ये सांस्कृतिक परिवर्तन ज्यादा है? शिक्षा की संस्कृति में निश्चित रूप से एक परिवर्तन आने की उम्मीद है। जो शैक्षणिक शिक्षा की जो संस्कृति है, वो शिक्षा भी अपने आप में एक संस्कृति है और उसमें एक नई सोच, नई ऊर्जा, और खास करके जो फोकस है कि मल्टीडिसिप्लिनरी की जो हम बात कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी की बात करें, बहुत एक समझिए कि एक आज के समय की जरूरत थी, जिसको सरकार ने पकड़ा है। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कस्तूरी रंगन साहब और उनके अंदर में जो पूरी कमेटी थी, और देश के और बहुत सारे लोगों ने उस पर अपने विचार दिए हैं,
और कुल मिलाकर सरकार ने जिस बड़ी सक्षमता के साथ उसको पकड़ा है और खड़ा किया, तो ये तो एक सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि इससे परिवर्तन आएगा निश्चित रूप से, स्कूली शिक्षा के स्तर पे भी और हायर एजुकेशन के ऊपर। और फिर हायर एजुकेशन में जो हम रिसर्च की बात करते हैं, डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह, एक देखिए एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि बीच से एमफिल हटा दिया गया है और सीधा आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो कदम थे उनको सरकार ने लिया है। मुझे लगता है इससे परिवर्तन की तो बहुत गुंजाइश है आने। चलिए, क्योंकि इससे लंबा बहस होती रहेगी इस पे, और आपने फिर भी बहुत सारी जो धुंध थे उसको साफ किया। बहुत बहुत आभार आपको नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।